नमस्कार दोस्तों, एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 5.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पिछली वीडियो यानी कि पार्ट 4 में कर चुके। पार्ट 5 में आज हम 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न पढ़ेंगे कि दिए गए बिंदु, प्रश्न हमको दिया गया है कि दिए गए बिंदु, ये तीनों के तीनों बिंदु क्या है? संरेख है। तीन बिंदु कब संरेख होते हैं? जब इन तीनों से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो तीनों बिंदु जो दिए गए हैं वो संरेख हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनसे निर्मित जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल बराबर क्या है? 0 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3 बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम 0 के इक्वल रख देंगे यहां पर। उसके बाद करना क्या है? इसको हम x1 y1 मानेंगे, पहले बिंदु को, पहले शीर्ष को। इसको x2 y2, इसको x3 y3 रखेंगे। तो अगले स्टेप में 3 - 2 x और 2 8 और 8 1 1 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां से इस 1/2 को हटा सकते हैं। 1/2 इधर 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा। अगले स्टेप में लिखना क्या है कि प्रसरण करने पर, यहां पर संख्या लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम इसमें डायरेक्ट प्रसरण कर रहे हैं। किसी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश कर रहे हैं, पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं 3। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट माइनस का क्या लेना है? माइनस का 2, माइनस का -2। उसके बाद प्लस का 1। चिन्हों का ध्यान रखते हुए लास्ट जो 1 लेना है वो प्लस का 1 लेना है। 3 को यहां पर छोड़ेंगे तो ये 4 एलिमेंट्स शेष रह जाएंगे, 2 1 8 और 1। उसके बाद नेक्स्ट है माइनस का 2, क्या रह जाएगा? x 1 8 1। और लास्ट जो 1 है इसको जो छोड़ेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स बचेंगे? x 2 8 8। संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर चलेगा? 0 के बराबर चलेगा। यहां से 3 इंटू तिरछा गुणा किया जाएगा 2, और इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा? -8 प्लस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2 इंटू x इंटू 1 -8 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8x -16 इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये क्या रह जाएगा? माइनस का 6, -6 का गुणा 3 से करेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस 2x और माइनस का 16 प्लस 8x -16 इज इक्वल टू 0। यहां पर x को जोड़ेंगे 2x और 8x मिलकर कितना हो जाएगा? प्लस का 10x। अचरों को जोड़ेंगे 16 और 16 क्या हो जाएगा? दोनों माइनस के है तो क्या? 32। 32 में हम 18 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। यहां से 10x इज इक्वल टू 50 और x इज इक्वल टू 50/10, यानी कि x का मान कितना आएगा? 5 आएगा। प्रश्न क्या था कि दिए गए बिंदु अगर संरेख है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस दूसरे वाले शीर्ष में x जो है अज्ञात है, उसका मान पूछा था। अगर इस जगह पर 5 रख दें और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि तीनों बिंदु कैसे हो जाएंगे? संरेख हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि दो बिंदुओं
जिनको हमने पहला ए मान लिया, दूसरा बी मान लिया, कि दो बिंदुओं ए और बी से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण हम 11th क्लास में भी कर चुके। किस फॉर्मूले से? y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 फॉर्मूले से। लेकिन हम यहां पर प्रश्न में कंडीशन दी गई है कि सारणिकों का प्रयोग करके बिंदुओं 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उसके लिए हमको करना क्या होगा कि माना बिंदु ए व बी, माना बिंदु ए व बी को मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी? रेखा ए बी, जिसका समीकरण हमको ज्ञात भी करना है। को मिलाने वाली रेखा ए बी पर कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्या मानेंगे हम? x, y पर कोई बिंदु P है। किस पर है कोई बिंदु P? रेखा ए बी पर। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, दोनों को मिलाएंगे तो रेखा ए बी मिलेगी। ए बी पर एक बिंदु P हमने इस तरह से ले लिया। तब बिंदु ए बी व P कैसे होंगे? संरेख होंगे, एक ही रेखा पर स्थित होंगे। तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। ए और बी को मिलाने वाली रेखा पर हमने एक बिंदु P लिया है, तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। तो क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा, यानी कि 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। ये फॉर्मूला हो जाएगा x1 y1 जो हमको मानना है, x1 y1 वो हमको बिंदु P के निर्देशांकों को मानना है। उसके बाद x2 y2 इसको मान लेंगे, x3 y3 इसको मान लेंगे। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। यहां से अब हम मान रखेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें मान रखना है, यानी कि 1/2 हटा सकते हैं। यहां पर 1/2 0 में चला जाएगा। उसके बाद x1 y1 की जगह रखेंगे x y P बिंदु, यहां पर रख दो A बिंदु। तीनों बिंदु संरेख है, तो इस तरह से हम मान रख देंगे बराबर 0। यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग x y को ऊपर ही ऊपर रखे, यहां भी रख सकते हो, यहां पर भी रख सकते हो, कैसे भी, किसी को भी कैसे भी रख सकते हो। इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मान सकते हो। किसी भी तरह से रख सकते हैं, क्योंकि सारणी किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अगर पंक्ति स्तंभ चेंज हो रहे हैं इस जगह पर, तो माइनस जो कॉमन आएगा वो 0 में गुणा हो जाएगा। उसके बाद प्रसरण कर रहे हैं। प्रसरण करने पर x 1 1 3 1, उसके बाद नेक्स्ट है माइनस का y, क्या बचेगा? 3 1 9 1, और लास्ट है प्लस का 1, क्या आएगा? 3 1 9 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x इंटू 1 माइनस 3 सारणिक का प्रसरण कर रहे हैं। 3 माइनस 9, 9 इंटू 1 9, और यहां से 9 माइनस 9, ये कट जाएगा। यहां पर क्या आएगा? माइनस का 2x, यहां पर क्या आएगा? माइनस का 2x, और इधर क्या आएगा? माइनस का 6, यानी कि प्लस का 6x इज इक्वल टू 0। माइनस 2 से भाग दे रहा हूं, तो क्या आएगा? x माइनस 3x बराबर 0, सॉरी y आएगा यहाँ पर, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0।
जो हमारा रेखा का समीकरण होगा। कौन सी रेखा का? ए और बी को मिलाने वाली रेखा का समीकरण होगा। आंसर की हमको जांच करनी है, तो दोनों बिंदुओं को गुजार के हम चेक कर सकते हैं। 3 और 1 अगर हम यहाँ पर रखें, x की जगह 3 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, तो 3 - 3 0 आ जाएगा, समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। 9 और 3 अगर रखेंगे, क्योंकि ये जो रेखा है ए और बी को मिलाने वाली रेखा है, 9 यहाँ पर रखेंगे, 3 y की जगह रखेंगे तो भी हमारा 0 आ रहा है, समीकरण संतुष्ट हो रही है। इसके बाद एक चीज और हमसे पूछी थी, इसमें सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कब ज्ञात करना है? तब पहला बिंदु 3 1 है, दूसरा क्या है 9 3, ये हमको दिए गए हैं ए और बी, तथा एक नया बिंदु सी दे रखा है जिसके निर्देशांक क्या है? जिसके निर्देशांक है हमको बुक में दिए गए हैं -2 -4। ऐसा कहा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो यदि सी के निर्देशांक -2 -4 है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का यहां पर फॉर्मूला होता है 1/2। फॉर्मूला आप लोग लिख देंगे, मैं मान रख रहा हूं 3 1 9 3 और -2 -4, 1 1 और 1। प्रसरण करेंगे 1/2 और ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे सारणी के अंदर। इसको हल कर रहा हूं, 3 हल करेंगे तो क्या आएगा 3 + 4। उसके बाद नेक्स्ट है -1, तो क्या बचेगा? ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, 9 1 -2 1। 9 का इससे गुणा करेंगे तो 9 आएगा, और इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा? +2 हो जाएगा। +1 × 36 और ये हो जाएगा +6। यहां से क्षेत्रफल आएगा 7 × 3 21, और ये क्या हो जाएगा? -11, और ये क्या हो जाएगा? -30। हल करेंगे 21 और -41, 21 - 41, 1/2 इंटू कितना बचेगा? 20, -20 बचेगा। यहां से कितना क्षेत्रफल आएगा? -10 आएगा। चूंकि लाइन लिखनी है कि चूंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर +10 वर्ग इकाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन क्या है कि क्रेमर नियम से या क्रेमर नियम द्वारा या सारणिकों का प्रयोग करके, तो क्रेमर नियम से निम्न समीकरण रेखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। ये 2 समीकरण हमको 2 इक्वेशंस दी गई हैं जिनमें 2 अज्ञात हैं, जिनको क्या बोलेंगे? रेखिक समीकरण निकाय। इनको हमको क्रेमर नियम से हल करना है। पहला क्वेश्चन है 7वें क्वेश्चन का, तो करना क्या है? क्रेमर नियम में हमको 2 × 2 क्रम का क्वेश्चन है, इसमें 2 अज्ञात है x और y। तो हमारा फॉर्मूला होता है x = Δ1/Δ और y = Δ2/Δ। x और y के मान इस तरह से निकलेंगे। तो यहां पर करना क्या है? सबसे पहले हमको डेल्टा का मान ज्ञात करना होगा। चूंकि डेल्टा के लिए आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि सीधा सीधा हमको a1 b1 और ये a2 b2 ये सारे मान रखने हैं। x का गुणांक पहले रखना है 2 और 3, उसके बाद y के गुणांक रखने हैं 3 - 2। यहां से डेल्टा का मान आ जाएगा। डेल्टा का मान क्या आएगा? -4, इसका गुणा इससे करेंगे, और -9,
यानी कि डेल्टा का जो मान आएगा वो आएगा -13। नेक्स्ट है डेल्टा वन। डेल्टा वन, डेल्टा वन के लिए हमको क्या करना होगा? अब पहली बार हमने डेल्टा के लिए x और y के गुणांक लिए, और डेल्टा वन के लिए हमको किस किस का गुणांक लेना होगा? एक तो y का गुणांक क्या है 3 और -2, और अचर पद लेना है 9 और 7। 3 -2 और 9 7, पहले ये दोनों लिए फिर उसके बाद ये दोनों लेंगे। लेकिन डेल्टा वन में ध्यान दीजिए यहां पर माइनस का चिन्ह लगाना होगा। फॉर्मूला क्या है? b1 b2 और c1 c2, ये हमने मान रख दिए। अब हमको करना क्या है? प्रसरण करना है, तो माइनस पहले ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है, डेल्टा वन में हमको माइनस का चिन्ह लगाना होगा। उसके बाद इनको एक मैट्रिक्स में लिखना है। ये क्या हो जाएगा 21, और ये क्या हो जाएगा प्लस का माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 18। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 39। किसका हो जाएगा 39? माइनस का। नेक्स्ट है डेल्टा टू। डेल्टा टू के लिए, डेल्टा के लिए हमने ये लिया एक्स वाई वाला, डेल्टा वन के लिए ये लिया लेकिन माइनस लगाना होगा, और डेल्टा टू के लिए ये और ये लेंगे 2 3 x का और अचर, x के गुणांक और अचर पद लेने होंगे। यहां से इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, माइनस इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। 14 में से 27 घटाना है तो कितना बचेगा? माइनस का 13 बच जाएगा। उसके बाद करना क्या है? आते क्रेमर नियम द्वारा या क्रेमर नियम से जो x का मान हमको ज्ञात करना था, x y के मान हमको ज्ञात करने हैं। समीकरण निकाय हल करने का मतलब होता है अज्ञात मानों को ज्ञात कीजिए। तो x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा वन अपॉन डेल्टा। यहां से डेल्टा वन का मान रख रहा हूं मैं। डेल्टा वन का मान कितना आया? -39 आया था, और डेल्टा का मान कितना आया था? -13। तो यहां पर x का मान कितना? माइनस से माइनस कटेगा, और 39 में 13 का भाग देंगे कितना आएगा? 3 आएगा। तथा y बराबर जो y का हम मान ज्ञात कर रहे हैं वो क्या होगा? y का जो फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू डेल्टा टू वाई डेल्टा। क्रेमर नियम में ये y का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। डेल्टा टू का मान कितना है? -13। डेल्टा टू का मान कितना है? -13 अपॉन डेल्टा का मान भी कितना है? -13। यहां से कितना आ जाएगा? y का मान +1, यानी कि x बराबर 3 y बराबर 1। अगर हम समीकरण में इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, यहाँ x का मान 3 y का मान 1 रखेंगे और हल करने पर 9 आ जाएगा। इसमें अगर x का मान 3 रखेंगे, इसमें 1 रखेंगे, y का मान जो हमको आंसर आया था वो रखेंगे, तो भी ये वाली समीकरण भी हमारी संतुष्ट हो रही है। तो इस तरह से हमको x और y के मान निकालने हैं। अगर 10वीं क्लास का जो मेथड है विलोपन प्रतिस्थापन विधि, उससे भी अगर इसको हल करना चाहते हो तो वहां से भी आंसर हमारा यही आएगा, x का मान 3 और y का मान 1। एजिट की हल आएगा, केवल एक हल। क्यों आएगा एक हल? क्योंकि डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं है। अगर डेल्टा का मान 0 आ जाता तो हम इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते, क्योंकि समीकरण निकाय कैसी है? असंगत है। समीकरण निकाय का कोई हल विद्यमान नहीं है, अपरिमित रूप से अनंत हल है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन का सेकंड। दी गई समीकरण निकाय, जो इक्वेशन सिस्टम हमको दिया गया है, समीकरण निकाय दी गई वो इस तरह से है। x और y में 2 रेखिक समीकरण दी गई है। तो सबसे पहला काम क्या होता है? हमारे क्रेमर नियम के हिसाब से अचर पदों को, सबसे पहला काम क्या है? अचर पदों को चरों से अलग करना है।
यानी कि -13 और -9 को इधर भेजना है। सबसे पहला काम है कि 2x - 7y = 13 और 5x + 6y = 9। उसके बाद हमारा काम है कि चूंकि डेल्टा क्या होता है, डेल्टा x और y के गुणांक 2, 5, ये x के गुणांक हो गए दोनों समीकरणों के, और -7 और 6 ये y के गुणांक हो जाएंगे। यहां से तिरछा गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12, और इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा +35, यानी कितना हो जाएगा 47। उसके बाद है डेल्टा 1। डेल्टा 1 के लिए हमको क्या करना होगा, माइनस का चिन्ह सबसे पहले बाहर लगाते हैं डेल्टा 1 के लिए, और उसके बाद y का गुणांक और अक्षर पद लेंगे। y का गुणांक क्या है -7 और 6, अक्षर पद क्या है 13 और 9। अगर हमने अक्षर पदों को इधर नहीं भेजा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर -13 और -9, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तिरछा गुणा करेंगे, 9 का गुणा 7 से करेंगे कितना आएगा 63 आएगा। माइनस पहले ऑलरेडी बाहर है यहाँ पर, और 13 × 6 किया जाएगा तो माइनस का आएगा, 13 × 6 करेंगे तो माइनस का 78 आ जाएगा। तो यहाँ पर बाहर का माइनस है और अंदर दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के अंदर कितने हो जाएंगे मिलकर 141 हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से क्या आएगा प्लस का 141, किसका मान है ये डेल्टा 2 का मान है। नेक्स्ट है डेल्टा 3। डेल्टा 3 के लिए हमको क्या करना होगा, डेल्टा 3 के लिए x के गुणांक और अक्षर पदों को लिया जाएगा। तो x का गुणांक क्या है 2 और 5, उसके बाद हम अक्षर पद लेंगे 13 और 9। तिरछा गुणा करेंगे, 9 का 2 से गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा 18 आएगा, और माइनस का 13 × 5 करने पर क्या आएगा 65 आएगा, और डेल्टा 3 का जो मान आएगा वो आएगा माइनस का 47। 18 में से 65 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 47। अब क्रेमर नियम से समीकरण निकायों का जो हल होगा x और y का मान होगा वो किस फॉर्मूले से आएगा, डेल्टा 1/डेल्टा। डेल्टा 1 का मान कितना है, डेल्टा 1 का मान हमारा है, सॉरी यहाँ पर ध्यान देंगे ये किसके बराबर डेल्टा 2 चल रहा है। डेल्टा 1 का मान कितना है, डेल्टा 1 का मान है 141, और डेल्टा का मान कितना है 47। 141 और 47 ये काटेगा कितनी बार, 3 बार। y = डेल्टा 2/डेल्टा। डेल्टा 2 का मान कितना है -47, और डेल्टा का मान कितना है +47। यहाँ से कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। तो x का मान यहाँ पर प्लस का 3, y का मान -1 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है 8वें क्वेश्चन का पहला और दूसरा क्वेश्चन। पूछा क्या है हमसे 8वें क्वेश्चन में, हमसे ये पूछा है कि हमको 3 समीकरण दी गई हैं x, y और z में 3 रेखिक समीकरण दी गई जिनको क्या बोलेंगे समीकरण निकाय। कि जांच कीजिए, प्रश्न है हमारा कि जांच कीजिए कि क्या दिए गई समीकरण निकाय संगत है अथवा असंगत। संगत है अथवा असंगत, उसकी जांच करने के लिए हमको करना क्या है कि डेल्टा का मान निकालना होगा। सबसे पहले अक्षर पदों को उधर भेजेंगे, उससे पहले डेल्टा का मान हम ज्ञात कर रहे हैं 3 - 1 और 2, 1 और 3। 1 x का गुणांक क्या है 1, y का -2 और z का कितना है -1। यहां से प्रसरण कर रहा हूं, अगर डेल्टा 0 आ गया तो दी गई समीकरण निकाय असंगत है। 3 × इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा -1, और 1 गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 6 आएगा। नेक्स्ट है माइनस का -1 ये वाला, तो इसका गुणा इससे करेंगे क्या आएगा -2 और -3।
और नेक्स्ट है प्लस 2 इंटू प्लस का 2 इंटू माइनस का 4 और माइनस का 1। अगर डेल्टा का मान ही 0 आ जाता है तो हम क्वेश्चन को आगे हल नहीं करेंगे। 3 इंटू 5 और प्लस 1 इंटू माइनस 5 और प्लस 2 इंटू माइनस 5 कितना आ जाएगा 15 माइनस 5 माइनस 10। किसका मान चल रहा है? ये डेल्टा का मान। क्रेमर नियम में जो बटे का मान होता है डेल्टा, उसका मान कितना है? यहाँ से 15 से 15 कट जाएगा, कितना आएगा? यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा अगर 0 आ गया तो उसके बाद लाइन क्या लिखनी लास्ट में कि चूंकि डेल्टा इज इक्वल टू 0 अतः समीकरण निकाय असंगत है। यही हमसे पूछा था कि संगत है अथवा असंगत। आगे हम डेल्टा 1 का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, डेल्टा 2 डेल्टा 3 का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमसे यही पूछा था कि संगत है अथवा असंगत। तो डेल्टा अगर 0 हो गया तो क्या है? ये असंगत है। इसी तरह आप लोग सेकंड क्वेश्चन को हल करना। उसके लिए क्या है? डेल्टा के लिए एक सारणिक क्या बनेगा? सारणिक को ध्यान से देखेंगे, 1 6 सारणिक लिख लेंगे कि चूंकि डेल्टा बराबर एक x का गुणांक लिख लो। सबसे पहले x का गुणांक 1 है, यहाँ पर x का गुणांक 3 है, इस जगह पर x का गुणांक 0 है। x है ही नहीं तो 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको, 0.x प्लस, तो x का गुणांक 0 हो गया। y के गुणांकों को लिखेंगे तो 6 20 और 6 y के गुणांक हो जाएंगे ये। z का गुणांक ध्यान दीजिए, इधर इसमें z है ही नहीं तो क्या है? 0.z है, तो z का गुणांक 0 है। यहाँ पर क्या है? -6 है, यहाँ पर -18 है। इस सारणी को आप लोग हल करेंगे, हल करने के बाद यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। और लास्ट में क्या लिखना है कि चूंकि डेल्टा इक्वल टू 0 अतः समीकरण निकाय या दी गई समीकरण निकाय असंगत है। अगला प्रश्न है नोवा के क्रेमर नियम द्वारा 2 गुणा 2 क्रम का हमने क्वेश्चन कर लिया है सारणिक विधि द्वारा, यानी कि क्रेमर नियम द्वारा। अब 3 गुणा 3 का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पर करना क्या है कि क्रेमर नियम द्वारा दी गई समीकरण निकाय, ये समीकरण निकाय, इसको हल कीजिए क्रेमर नियम द्वारा। तो करना क्या है? सबसे पहले डेल्टा का मान ज्ञात करेंगे। आप लोगों को फॉर्मूले लिखवाए थे, इसमें डेल्टा क्या है? डेल्टा क्या है? x, y और z के गुणांक हो जाएंगे। x के गुणांक क्या है? 1 4 और 3, तीनों इक्वेशंस में x के गुणांक हमने लिख लिए 1 4 और 3। y के गुणांक क्या है? कोफिशिएंट 2 3 और -5, और z के क्या है? 4 -2 और 1। यहाँ से डेल्टा का मान हम ज्ञात कर रहे हैं। 1 इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा? 3, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1 माइनस अपनी तरफ से लगेगा, माइनस का 10, यहाँ से कितना आएगा? सॉरी प्लस। अगला है माइनस का 2, -2 इंटू, इस 2 को इस तरह दबाएंगे तो क्या बचेगा? 4 इंटू 1 4, और नेक्स्ट क्या है? प्लस का 3 इंटू 2, प्लस का आएगा यहाँ पर 6। उसके बाद है -4 इंटू प्लस 4 इंटू माइनस का 20 और माइनस का 9। उसके बाद ये कितना हो जाएगा? माइनस का 7, ये प्लस के 10 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा, माइनस का 20। और उसके बाद ये क्या है? 29, माइनस के 29, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 116। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 143, माइनस का 143। उसके बाद है डेल्टा 1। अगली जो हम गणना कर रहे हैं, इस डेल्टा का मान मैं इधर लिख रहा हूं, माइनस का 143 आया है। नेक्स्ट है डेल्टा 1। डेल्टा 1 का मान किस तरह से ज्ञात करेंगे? ध्यान दीजिए, डेल्टा 1 के लिए हमने क्या सोचा था? बाहर सारणिक जो है प्लस का ही रहेगा,
डेल्टा के लिए हमने ये 3 लिए थे, डेल्टा 1 के लिए हम अगले 3 लेंगे। अक्षरों को सबसे पहले उधर भेजेंगे, वो पहले से ऑलरेडी इधर ही है। उसके बाद क्या है, y का गुणांक लिखना है 2, 3 और माइनस का 5। उसके बाद है 4, -2 और 1। ये क्या है, z का गुणांक है। सबसे पहले y का गुणांक, उसके बाद z का गुणांक लिखना है, लास्ट में लिखना है अचर पदों को। इस सारणी को हल करेंगे, 2 सारणी को हल कर रहे हैं, इनटू ये गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 8 आएगा, और ये कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। ये -5 आ जाएगा। नेक्स्ट है अगला माइनस का 4, -4 इंटू क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 25, +25। नेक्स्ट है प्लस 16 इंटू ये गुणा करेंगे 3, और ये गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा। 1 माइनस 2 माइनस 1 अपनी तरफ से लगेगा तो कितना आएगा, माइनस का 10, 3 माइनस 10 बराबर 2 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 13, और ये -4 इंटू 25 में 12 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 37, प्लस 16 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 7। यहाँ पर गुणा करना है, ये माइनस का 26 और 37 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 148, और 16 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 112। इन सब का हमको करना क्या है, टोटल करना है, क्योंकि तीनों किसके हैं, माइनस के हैं, तो टोटल इनका आ जाएगा माइनस का 286। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा 1 कितना आ रहा है, माइनस का 286 आएगा। तो क्या समझे आप लोग, डेल्टा के लिए हमको x, y और z के गुणांक लिखने हैं, और डेल्टा 1 के लिए x को छोड़ना है, क्या लिखना है, सीरियल से y, z और अक्षर लिखना है, और प्लस का ही रखना है डेल्टा 1 को। अगला है हमारा डेल्टा 2। डेल्टा 2 के लिए करना क्या है, डेल्टा के लिए हमने तीनों लिए थे, पहले x, फिर y और फिर z का गुणांक। उसके बाद डेल्टा 1 के लिए y का गुणांक, फिर z का गुणांक, फिर अचर पद, सारणिक धनात्मक ही रहेगा। अब क्या है, डेल्टा 2 में करना क्या है, डेल्टा 2 में अब लेना है हमको z का, ये ले लिया z का गुणांक 4, -2, 1। उसके बाद अचर पद 16, 5 और 4। उसके बाद वापिस घूम कर क्या आएगा, x का गुणांक 1, 4 और 3, 1, 4 और 3, और हमको लगाना क्या है, माइनस का चिन्ह लगाना है। सारणी को हल करेंगे, -2 क्रम का जो सारणिक है क्वेश्चन है, उसमें हम डेल्टा 1 में माइनस लेंगे, और इसमें 3 क्रम में हमको डेल्टा 2 को माइनस का लेना है। ये पूरा जो है दिमाग में हम सेट कर लेंगे। 4 इंटू 15 और माइनस का क्या हो जाएगा, 16। उसके बाद है माइनस का 16। नेक्स्ट है अगला एलिमेंट, प्रसरण चल रहा है, माइनस का 16 क्या बचेगा, माइनस का 6, और क्या हो जाएगा, माइनस का 4। उसके बाद है नेक्स्ट प्लस का 1 इंटू ये वाला 1 इंटू कौन सा बचेगा, माइनस का 8 और माइनस का ही 5, -8 -5, और क्या आएगा यहाँ से, -4 इंटू माइनस का 1 और माइनस का 16 इंटू माइनस का 10 और प्लस 1 इंटू माइनस का 13।
या माइनस का 4 और प्लस का 160 और माइनस 13, यहाँ से माइनस अंदर कितना बचेगा 143 बचेगा प्लस का, यानी कि माइनस का 143 किसका मान आया, ये डेल्टा 2 का। डेल्टा 2 का मान आता है माइनस का 143। अगला है डेल्टा 3। डेल्टा 3 के लिए क्या करना है, डेल्टा 1 के लिए हमने x छोड़ा था, डेल्टा 2 के लिए y छोड़ा था, डेल्टा 3 के लिए z छोड़ा था। डेल्टा 3 में हमको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले x के गुणांक लिखने हैं, फिर y के गुणांक लिखने हैं, और उसके बाद हमको लिखना है अचर पद। अब की बार हमको z के गुणांकों को छोड़ना है। प्रसरण करेंगे 1 इंटू, प्रसरण करना है 1 इंटू, ये क्या हो जाएगा 12, सारणी कैसा रहेगा प्लस का ही रहेगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 25 प्लस का 25। अगला है माइनस 2 इंटू, माइनस का 2 इंटू, ये हो जाएगा 16 और माइनस का 15, और लास्ट है प्लस 16 इंटू क्या हो जाएगा माइनस का 20, माइनस का 20 और माइनस का 9। उसके बाद 25 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37, 37 गुणा 1 करेंगे तो 37 आएगा। ये कितना बचेगा 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का हम -2 से गुणा करेंगे तो -2 ही आएगा। यहाँ पर अगला है माइनस का 29, माइनस का 29 का गुणा हम 16 से करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 464 आएगा। उसके बाद 37 माइनस 466, 466 में से 37 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 429 बचेगा। ये क्या है डेल्टा 3 का मान है। अतः क्रेमर नियम से x इज इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा और z इज इक्वल टू डेल्टा 3 बाई डेल्टा। डेल्टा 1 का मान क्या है, वो है माइनस का 286 और डेल्टा का मान है माइनस का 143। ये कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, तो x का जो मान आएगा वो 2 आएगा और y का जो मान आएगा वो होगा डेल्टा 2 का मान रखेंगे -143 और डेल्टा का मान रखेंगे -143। यहाँ से y का मान कितना आएगा 1 आएगा। डेल्टा 3 का मान रखेंगे माइनस का 429 और डेल्टा का मान कितना है -143। ये यहाँ पर 3 से कटेगा, अतः x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर 3 आंसर। ये हमारे आंसर होंगे, समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। तीनों समीकरणों को क्रेमर नियम द्वारा हमने इस समीकरण निकाय को हल किया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 9वां प्रश्न का सेकंड क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन का पहला प्रश्न। 9वां का सेकंड और 10वां का पहला क्वेश्चन हम खुद हल करेंगे। उसके बाद है 10वां का सेकंड क्वेश्चन। 9वां का फर्स्ट सेकंड और 10वां का पहला आप लोगों को खुद हल करना है। सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से हमको सारणिकों को हल करना है। उसके बाद आता है 10वां का सेकंड क्वेश्चन। कुछ इस तरह की समीकरण हमने 10वीं क्लास में पढ़ी थी। ऐसी समीकरणों को हमको हल करना है। x, y और z के मान क्या होने चाहिए कि इस समीकरण में रखने से 4, 1 और 2 आ जाए, समीकरण संतुष्ट हो जाए। उसके लिए हम करना क्या है, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें सभी के सभी चर कहाँ पर थे, अंश में थे, लेकिन यहाँ पर उनका व्युत्क्रम हुआ, यानी कि उल्टा हुआ पड़ा है। यहाँ पर x, y और z क्या है, हर में है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमको 1/x को कुछ मान लेना है, या तो 1/x, 1/y और 1/z को कुछ भी मान लो, a b c मान लो या फिर u v w मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर हम a b और c मान रहे हैं। किस किस को मान रहे हैं,
1/x, 1/y और 1/z को एबीसी मान रहे हैं, यूवीडब्ल्यू भी मान सकते हैं। तब हमारा समीकरण निकाय क्या हो जाएगा? तब समीकरण निकाय, दिया गया समीकरण निकाय क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे। 1/x को a माना है तो क्या हो जाएगा? 2a। पहला समीकरण क्या हो जाएगा? 2a प्लस 3b प्लस 10z इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 3b, ये हो जाएगा 10c। अगला जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा? 4a माइनस 6b और प्लस का 5c इज इक्वल टू 1। अगला है 6a प्लस 9b और माइनस का 20c इज इक्वल टू 2। अब ये जो 10वां का सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा 10वां का फर्स्ट में बदल गया है। इस समीकरण निकाय को हम आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम डेल्टा ज्ञात कर रहे हैं। प्रश्न में क्या पूछा था कि सारणिकों का प्रयोग करके, उसका मतलब यही होता है कि क्रेमर नियम द्वारा। तो डेल्टा का मान ज्ञात करने हैं। डेल्टा का मान है 2, 4 और 6। ए का गुणांक, बी का गुणांक और उसके बाद सी का गुणांक। हल करेंगे सारणिक को। 2 इंटू इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा? 120। और यहां से इसका गुणा इससे करेंगे कितना आएगा? माइनस का 45। 120 माइनस 45। नेक्स्ट है -3 इंटू माइनस का 3। इस तरह से दबाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 80। और यहां से ये क्या हो जाएगा? माइनस का 30 हो जाएगा। माइनस का 80 और माइनस का 30। नेक्स्ट क्या है? प्लस 10 इंटू 10 का इस तरह से 36 हो जाएगा और प्लस का 36। हल करना है। 2 इंटू 120 में से 45 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 75 बचेगा। माइनस का 3 इंटू 8 3 11 यानी कि माइनस का 110। उसके बाद प्लस 10 इंटू ये हो जाएगा 72। ये कितना हो जाएगा? 150। यहाँ से ये कितना हो जाएगा? इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस का 330 और ये हो जाएगा 720। इन सब का टोटल करेंगे तो इन सब का टोटल क्या आएगा? 1200। डेल्टा का मान कितना आ रहा है? 1200 आएगा। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना होगा कि इधर लिख रहा हूं डेल्टा का जो मान आया है वो आया 1200। नेक्स्ट है हमारा डेल्टा 1। डेल्टा 1 की गणना करेंगे। डेल्टा 1 की गणना करने के लिए हमको सारणिक प्लस का ही रखना होगा। और अब की बार ये वाला छोड़ दो। 3 लिखना है, 10 लिखना है और 4 लिखना है। 3, 10 और 4। माइनस का 6, 5 और 1, 9 माइनस का 20 और 2। सारणिक का प्रसरण कर रहे हैं। 3 इंटू ये गुणा करेंगे 10 और प्लस का 20 यानी कि अगला है माइनस का 10 इंटू इस तरह से दबाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 12 आएगा और ये कितना आएगा? माइनस का 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? प्लस का 4। प्लस 4 इंटू क्या बचेगा? 120 प्लस का 120 माइनस 45। हल करेंगे
3 इंटू ये जाएगा 30 और यहाँ पर -10 इंटू माइनस का 21। उसके बाद है +4 इंटू ये कितना बचेगा 75, 90 और प्लस का 210 और प्लस का 300, यानी कि टोटल कितना आएगा यहाँ पर 210 में 90 जो 600 हमारा टोटल आएगा। डेल्टा 2 की हम डेल्टा 1 की गणना की थी, उसका मान कितना आएगा 600 आएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमको डेल्टा 2 की गणना करनी है। डेल्टा 2 की गणना करने के लिए सबसे पहले हम माइनस बाहर लगा देंगे। माइनस बाहर लगाने के बाद अब की बार हम सी का अचर और ए का लेंगे। सी का कौन सा है 10, 5 और -20। सी के गुणांक 10, 5 और माइनस का 20, 4, 1, 2 और 2, 4, 6। अगर गणना को सरल करना है तो हम पहले स्तंभ में से 5 कॉमन ले सकते हैं और तीसरे स्तंभ में से 2 कॉमन ले सकते हैं, जिससे हमारी गणना सरल हो जाएगी। यहां से -10, इस तरह 10 को दबाएं, क्या बचेगा 6 माइनस ये वाला 8। नेक्स्ट है -4 इंटू माइनस का 4 ये वाला एलिमेंट दबाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 30, सॉरी प्लस का 30 और प्लस का 80। क्या हो जाएगा प्लस का 80। नेक्स्ट है +2, इस 2 को दबाएंगे इस तरह से और इस तरह से, 4 एलिमेंट्स बचेंगे ये वाले, इनका गुणा करना है तिरछा गुणा, तो क्या होगा 10। क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये प्लस का 20 हो जाएगा। उसके बाद -10 इंटू क्या आएगा 10 इंटू ये कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। उसके बाद अगला है -4 इंटू 8 और 3 11 यानी कि 110 प्लस 2 इंटू ये आएगा 30। उसके बाद माइनस का ये आएगा -20 और ये आएगा 440 और ये आ जाएगा 60। इन सब का टोटल करना है तो ध्यान से देखेंगे, 440 और 20 मिलकर 460 हो रहा है, माइनस के हैं दोनों तो 460 हो गया। 460 में माइनस के 460 में हम 60 जोड़ेंगे तो प्लस का 460, यहाँ पर मान ये रह जाएगा डेल्टा 2 क्या रह जाएगा माइनस का 400 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा 2 का मान क्या आया है 400 आया है। और लास्ट है हमारा डेल्टा 3। डेल्टा 3 की गणना हमको करनी है, उसमें करना कुछ नहीं है, सारणी को प्लस का लेना है, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो और अक्षर बदले लो। अब की बार सी यानी जेड का गुणांक यानी सी का गुणांक हम छोड़ देंगे। 2, 4, 6 ए का गुणांक हो गया, 3 - 6 और 9 ये हो गया बी का गुणांक। अक्षर है 4, 1, 2। हल करेंगे 2 इंटू ये वाला सारणिक माइनस का 12 और माइनस का 9। अगला है -3 इंटू दबाएंगे इसको -3 इंटू 8 और -6 और प्लस लास्ट है 4 इंटू R1 के अनुदिश प्रसरण किया जा रहा है। ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, क्या हो जाएगा 36 और ये जाएगा प्लस का 36। यहाँ से 2 इंटू माइनस का 21 -3 इंटू प्लस का 2
इधर 4 इंटू 72, ये जाएगा -42, ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये प्लस का 288। उसके बाद इन सब का हमको टोटल करना है। टोटल क्या आएगा? 240 आएगा। डेल्टा 3 है हमारा वो कितना है? 240 है। उसके बाद हमको क्रेमर नियम से मान निकालने हैं। अतः क्रेमर नियम से एक बात का ध्यान रखना होगा, जो अज्ञात हमको क्वेश्चन में दिया गया है, कौन सा अज्ञात दिया गया है? x, y और z, उसी के मान हमको ज्ञात करने हैं। लेकिन वो x, y, z बटे में थे, उनको हमने ABC के रूप में ट्रांसफर किया है। तो यहाँ पर जो मान आएगा फॉर्मूले से, वो हमको ये नहीं लिखना है कि x बराबर डेल्टा 1 डेल्टा, हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा जब इसको 1/x लिखो, क्योंकि जो मान आएगा वो किन का आएगा? इन समीकरणों का हल है ये, यानी कि a का मान है। और a किसको माना है हमने? 1/x को माना है। स्टार्ट में देखिए 1/x को हमने a माना है, 1/y को b माना है, 1/z को c माना है, तो 1/x को a माना है। तो a का मान यहाँ से आएगा इस तरह से। डेल्टा 1 का मान कितना है? 600, इसका मान है 1200, यानी कि कितना हो जाएगा? 1/2। और b का मान यहाँ से आएगा डेल्टा 2 में डेल्टा का भाग देने से आएगा, यानी कि 400/1200, यानी कितना आएगा? 1/3। और c का जो मान आएगा वो इस फॉर्मूले से आएगा, डेल्टा 3/डेल्टा। डेल्टा 3 का मान कितना है? 240 है। 240/1200, एक 0 कट जाएगा। 12 से हम इसका भाग देंगे, 12 का 2 बार जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 12 का 1 बार जा रहा है, यानी कि 10, यानी कि 1/5। सी का मान कितना आएगा? 1/5 आएगा। उसके बाद हमको क्या लाइन लिखनी होगी? अब ये किसके मान आए हैं? अभी जो मान आए हैं वो ABC के मान, माने हुए जो हमारे अज्ञात है उनके मान आए हैं। चूंकि 1/x को हमने a माना था, यानी कि a बराबर 1/x, और यहाँ से a का मान कितना आया है? a का मान आया है 1/2। a का मान कितना है? 1/2 बराबर 1/x। a का मान हमने इसमें रख दिया। तुलना करने से अगर अंश दोनों का समान है तो हर भी आपस में समान होगा, यानी कि x = 2 होगा। दूसरा b बराबर क्या माना था? 1/y माना था। यहाँ से b का मान रखूंगा मैं। b का मान कितना है? 1/3। हमको b का मान यहाँ पर रखना है 1/3। तो यहाँ से तुलना से जो y है हमारा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा c किसको माना था? 1/z को माना था। यहाँ से c का मान कितना आया है? 1/5। हम रख देंगे 1/5। c का मान जो किसके बराबर है? 1/z के। z का जो मान आएगा z = 5, यानी कि दी गई समीकरणों के ये x = 2, y = 3 और z = 5 आंसर आएगा। जो कौन सा सिद्धांत है हमारा? सारणिक द्वारा, यानी कि क्रेमर नियम द्वारा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं। चारों पार्ट्स में हमको करना क्या है? 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा छोटा है, 2 क्रम का है, यानी कि जो रेखिक समीकरण दी गई है वो x और y में दी गई है। अभी तक हमने क्रेमर नियम यानी कि सारणिक सिद्धांत से हमने ऐसी समीकरणों को, समीकरण निकायों को हल करना सीख लिया। अब हमको आव्यूह सिद्धांत के द्वारा, हमारे 2 ही सिद्धांत है। हमारे कौन कौन से सिद्धांत है? 2 है, एक तो आव्यूह सिद्धांत, एक सारणिक सिद्धांत। 2 ही प्रश्नावली, एक मैट्रिक्स है, एक सारणिक है। दोनों सिद्धांतों से हम समीकरण निकायों को हल करना सीख रहे हैं।
सारणिक सिद्धांत हमने सीख लिया है, वो क्या है, हमारा क्रेमर नियम है। उसके बाद आता है आव्यूह सिद्धांत। आव्यूह सिद्धांत ध्यान कीजिए हमने किस तरह से इसकी हल करने की विधि लिखी थी। सबसे पहले ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम समीकरण निकाय को क्या लिखेंगे कि माना समीकरण निकाय। सबसे पहले लाइन ये होगी कि माना समीकरण निकाय AX, ये हम लोगों को याद रखना होगा, AX इज इक्वल टू B के रूप का है। AX इज इक्वल टू B के रूप का है। आव्यूह सिद्धांत हमारा दूसरा सिद्धांत है। रेखिक समीकरण, हमारी प्रश्नावली का नाम क्या है, रेखिक समीकरण। पहला जो पॉइंट था वो था व्युत्क्रम आव्यूह या प्रतिलोम आव्यूह, जो हम कर चुके ए इनवर्स वगैरह। दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा रेखिक समीकरण। चैप्टर का नाम यही है, व्युत्क्रम आव्यूह एवं रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरणों को हल करने की हमारे पास 12th क्लास में 2 ही विधियां हैं, एक मैट्रिक्स विधि जो ये चल रही है इस टाइम, एक सारणिक विधि जो क्रेमर नियम है। यहाँ पर मैट्रिक्स विधि द्वारा, आव्यूह सिद्धांत द्वारा हम इसको हल कर रहे हैं रेखिक समीकरण निकाय को। सबसे पहला काम होता है कि माना समीकरण निकाय AX इज इक्वल टू B के रूप का है। यहाँ पर जहां AX और B ये 3 मैट्रिक्स है, AX और B तीनों मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं, मैट्रिक्स सिद्धांत चल रहा है। ध्यान देंगे सारणिक का चिन्ह हमको नहीं लगाना है, सारणिक का चिन्ह लगेगा क्रेमर नियम में, सारणिक सिद्धांत में। यहाँ पर मैट्रिक्स सिद्धांत है, आव्यूह सिद्धांत, इसमें हमको आव्यूह ही लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स A, ये हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स X, मैट्रिक्स के चिन्ह लगाने हैं, ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स B। AX इज इक्वल टू B में A क्या है, A ध्यान देंगे A है हमारा 2 3 X के गुणांक और Y के गुणांक। Y के गुणांक क्या है, -1 और प्लस का 4, ये A है। B क्या है, B है हमारे अचर पद -2 और 3। अचर पदों को एक स्तंभ में लिख देंगे, जो भी मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो भी मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पर अगला है X मैट्रिक्स। X क्या है, कैपिटल X। जिन चरों के हमको मान ज्ञात करने हैं उनको एक स्तंभ में लिख देंगे, वो जो मैट्रिक्स मिलेगा वही हमारा कैपिटल X मैट्रिक्स कहलाएगा। इतना काम करने के बाद X इज इक्वल टू B के रूप का है, जहां A, B और X हमने निकाल लिया है। उसके बाद क्या करना होगा, हमारा एक ही काम है A इनवर्स ज्ञात करने का। ध्यान से देखेंगे, हमको इस A का प्रतिलोम निकालना है, A का व्युत्क्रम आव्यूह, यानी कि A इनवर्स ज्ञात करेंगे। A इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले चूंकि मोड A ज्ञात कर रहा हूं, A इनवर्स क्यों ज्ञात कर रहे हैं वो हमको लास्ट में पता चल जाएगा। मोड A ज्ञात कर रहा हूं, A का सारणिक मान ज्ञात कर रहा हूं, तो क्या है 2 - 1, मैट्रिक्स को सारणिक में चेंज कर देंगे, 3 और 4। यहां से कितना आएगा, 8 और प्लस का 3 यानी कि 11 आएगा। 4 × 2 8 करेंगे, 8 आएगा प्लस 3 आएगा। कि चूंकि या फिर मोड A का मान 11 आ रहा है, 11 0 के बराबर नहीं है। 11 किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अतः समीकरण निकाय उससे पहले ले देंगे या A इनवर्स का अस्तित्व है। तब जब A इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं तो समीकरण निकाय का हल भी अद्वितीय होगा या संगत होगा, यानी कि समीकरण निकाय संगत है या फिर समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। यानी कि समीकरण जो है हमारी बिल्कुल सही समीकरण है, x y के मान आ सकते हैं। तो उसके बाद करना क्या है, A इनवर्स की गणना करनी है। उसके लिए हमने मोड A ज्ञात कर लिया। उसके बाद होता है उपसारणिक। उपसारणिक के आव्यूह A के अवयवों, आव्यूह A के अवयवों के उपसारणिक ज्ञात करने के बजाय डायरेक्ट हम सहखंड ज्ञात कर लेंगे। एक बड़ा क्वेश्चन है, हम सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो सहखंड है हमारे F11
F12, F21 और F22, इन चारों अवयवों के सहखंड ज्ञात कर रहा हूं। पहला जो हमारा अवयव है 2, पहला अवयव हमारा 2 है, उसका उपसारणिक ज्ञात करता हूं। सबसे पहले उपसारणिक तो कितना आएगा, 2 को दबाने से 4 आएगा। उपसारणिक कितना आएगा, M11 का मान 4 आएगा। जब 4 आएगा तो सहखंड कितना आ जाएगा, 4 का 4 ही रहेगा, क्योंकि 1 और 1 2 इवन होता है, 2 क्या है, सम है, इसलिए 4 का 4 रहेगा। F12 का मान यानी कि जो 12 जो अवयव है ये वाला है, इसको दबाएंगे या फिर इसके सामने वाला देख लो क्या है, 3 है। तो इसका उपसारणिक तो क्या है, 3 है, लेकिन सहखंड क्या हो जाएगा, मान इसका 3 हो जाएगा। 21 जो है ये वाला एलिमेंट है, ये वाला, इसके सामने वाला क्या है, -1 है। -1 यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 2 और 1 3 क्या है, विषम है। लास्ट है 22, लास्ट वाला अवयव 4, 4 के सामने वाला देख लो, ये 4 को दबा लो, 2 बचेगा। 2 इसका उपसारणिक है और 2 ही इसका सहखंड होगा। ए का सहखंडज अवयव एडजवेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 4 -3, 1 और 2 का ट्रांसपोज। जितने भी सहखंड है हमारे, उनको एक मैट्रिक्स के अंदर संगत तरीके से डाल देंगे, उनका ट्रांसपोज कर देंगे, और ट्रांसपोज करने के बाद 4 - 3 को स्तंभ में लिखा और 1 2 को भी हम स्तंभ में लिख देंगे। ये हमारा एडजॉइंट ए यानी ए का सहखंडज अवयव प्राप्त हुआ। तब अवयव ए का प्रतिलोम अवयव, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके। प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/mod A डॉट एडजॉइंट ए, यानी कि 1/11 मोड ए का मान रख दिया हमने 11 और एडजॉइंट ए का मान 4, 1 -3 और 2। ये हमारा क्या आता है, ए का प्रतिलोम यानी कि ए इनवर्स। सबसे पहला काम क्या था, चाहे क्वेश्चन 2 क्रम का है चाहे 3 क्रम का, हमको सबसे पहले समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप का मानना होगा। उसके बाद a, b और x के मान हम समीकरण निकाय में से लिखेंगे। लिखने के बाद हमारा एक ही काम है a इनवर्स ज्ञात करने का। a इनवर्स अगर ज्ञात हो गया तो उसके बाद क्या लिखना है कि चूंकि ax बराबर b हमने ये माना था, समीकरण निकाय को इस रूप का माना था, ax बराबर b के रूप का, तो यहां से दोनों पक्षों में a इनवर्स से गुणा कर लो या फिर इस a को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, x बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। b/a को क्या लिखेंगे, a इनवर्स b। a को जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा, या b/a हो जाएगा, और a को ऊपर लेके जाएंगे तो a इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर हमको मान रखना है, x का मान क्या था, कैपिटल X का ये था, कैपिटल X का मान क्या है ये, और उसके बाद a इनवर्स का मान रख रहा हूं मैं, a इनवर्स का मान है 1/11 और 4, 1 -3 2। x का मान रख दिया, कैपिटल X मैट्रिक्स का, a इनवर्स का मान रख दिया, और b का मान रख रहा हूं मैं। b क्या है, अक्षर पदों का मैट्रिक्स। b का मान यहां पर हमारा है -2 और 3। उसके बाद करना क्या है, x y, ये x मैट्रिक्स है, ये हमारा a इनवर्स है, ये b मैट्रिक्स है। यहाँ पर a इनवर्स का b से गुणा करेंगे, a इनवर्स मैट्रिक्स है उसका b मैट्रिक्स से गुणा करेंगे। 1/11 वो हमको बाहर ही रखना है। आप ध्यान देंगे एक चीज पर कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 मैट्रिक्स हमारे इस तरह से गुणा होते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा कर रहा हूँ, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के संगत अवयवों से क्या आएगा, -8 और +3। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। उसके बाद है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ,
लेकिन यहाँ पर उधर देखेंगे कि दूसरा स्तंभ है ही नहीं, तो यहाँ पर एक ही अवयव आएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, काम खत्म। अब आते हैं दूसरी पंक्ति पर। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो जाएगा, प्लस का 6 और प्लस का 6। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है ही नहीं, तो ये एक चीज का ध्यान देना होगा। इधर देखो, इधर जो एलिमेंट्स है एक ही स्तंभ है इसमें, इस मैट्रिक्स में, तो उधर भी एक स्तंभ आना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 अवयव है तो उधर भी 2 ही अवयव होने चाहिए। अगर 4 हो गए तो हमारा गलत हो जाएगा, तुलना हमसे नहीं हो पाएगी। अगर इस तरह से भी अगर आएगा तो भी हमारा गलत है, तुलना कर ही नहीं सकते। तो अगला क्या है, 1/11 इंटू क्या बचेगा, यहां पर बचेगा -5, इधर क्या हो जाएगा 12, या x y बराबर मैट्रिक्स के अंदर -5/11 और 12/11। 1/11 का अब अंदर गुणा कर देंगे। अंदर गुणा करने के बाद तुलना से, ये हमने मैट्रिक्स में कर लिया है, तुलना से x = -5/11 और y = 12/11। ये हमारे आव्यूह सिद्धांत से दी गई रैखिक समीकरण निकायों का हल होगा। क्रेमर नियम से भी हमारा यही आंसर आएगा और 10वीं के मेथड से भी यही आंसर आएगा।